नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त टिकट को लेकर जिस तरह से गहमागहमी है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है, उसे लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई है। बीते 13 सितंबर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से मौजूद थे। वहां यह तय किया गया कि जो जीते विधायक है, यदि वो स्वेच्छा से अपनी टिकट छोड़ देते हैं तो उन्हें कैसे इसके लिए मनाया जाए। इसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया कि पहले फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद गिव अप योर टिकट फार्मूले पर काम किया जाएगा, यानी स्वेच्छा से किस तरह से मनाया जाए। इसमें छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर रमन सिंह, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर जनता में एक मैसेज जाएगा कि ये मुख्यमंत्री का संभावित चेहरा हो सकते हैं, ऐसा स्वाभाविक भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मन बनाया है, जिस तरह की रणनीति अपनाई है, वहाँ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने जीते हुए विधायकों को भी टिकट किस तरह से न दे, अधिकांश लोगों की टिकट कैसी काटी जाए और जो नए चेहरे तैयार किए गए हैं उनकी क्या खासियत होगी। राजनीति से जुड़ी इन सारी बातों को हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। और हमने इसके पहले भी जो काफ़ी कोशिश की, वहाँ पाया कि कवर्धा के निकट ठाटापुर, जहाँ से डॉक्टर रमन सिंह रहने वाले हैं, वहाँ से करीब 121 किलोमीटर दूर राजनांदगांव से जब उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और उनके विरुद्ध कांग्रेस की ओर से करुणा शुक्ला, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद विधायक रही थी, संस्कारधानी राजनांदगांव के लिए करुणा शुक्ला एक अनजान सा चेहरा थी। बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह 16,000 से कुछ ज़्यादा ही वोट लेकर जीत सके। दरअसल उनकी जीत में भी हार मानी गई। भारतीय जनता पार्टी का तब सूपड़ा साफ हो गया और इसका ठीकरा उस समय डॉक्टर रमन सिंह पर नहीं फोड़ा गया। और अभी जब 2023 के विधानसभा चुनाव हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जा रहा था कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह विजय हासिल की है, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुई थी, उसमें कम से कम पुराने जीते हुए लोगों को टिकट दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो लोकसभा चुनाव के दौरान फार्मूला अपनाया था, वहाँ उन्होंने अपने जीते हुए 10 लोकसभा सांसदों की टिकट काट दी और 11 के 11 नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तब हालात बेहद विपरीत थे, क्योंकि चंद महीना पहले ही 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस थे, पार्टी की सत्ता चली गई थी और लगभग सूपड़ा साफ की स्थिति हो गई थी। कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 15, जोगी कांग्रेस को 5 और बसपा को 2 सीटें। कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटों में गिने चुने विधायक ही आए थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मन मनाया जा रहा है और प्रत्याशियों की सूची रोक दी गई है, वहाँ एक बात समझनी होगी कि पुराने विधायकों का क्या होगा। गाय बगाए यह चर्चा होती है कि रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल विधायक है, 7 बार से लगातार जीते हुए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। ठीक वैसे ही जैसे रायपुर के लोकसभा सांसद रमेश बैस लगातार जीतते रहे, बावजूद इसके उनकी टिकट भी काट दी गई थी। उसकी एक अच्छी परिणति भी रही। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विपरीत हालात में 11 में से 9 पर विजय मिली। कुछ उसी तरह का पुराना फार्मूला भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अपना सकती है। बिल्कुल नए चेहरों को मैदान में उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रही है। नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जातिगत समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, छत्तीसगढ़ियावाद और किसान जैसे तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी की 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सभा होती है। यह सफल सभा हुई। इस सभा के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा, जिस सिलसिलेवार ढंग से आगे की रणनीति को इशारों में समझाया, उसे हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बदली रणनीति पर कांग्रेस ने भी अपने पत्ते कुछ अलग ढंग से फेंटने का मन बना लिया है। इसके लिए मौजूदा कांग्रेस सरकार के प्रमुख प्रवक्ता और सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने 90 में से 22 सीटों में पराजय हासिल की थी। इन 22 हारी हुई सीटों पर हम नए उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, पुराने वालों को मौका नहीं देंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने जिस कॉन्फिडेंस या और कॉन्फिडेंस से ये बातें कही, तब तो ये माना जा रहा था कि उन्होंने जो कहा है वो सरकार या संगठन का ही कथन होगा। लेकिन बहुत जल्द ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का भी बयान आ गया और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो एक तरह से पलटवार था। उसे भी हमें समझना होगा कि आखिर सत्ताधारी दल कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। आप संक्षेप में पहले इन दोनों बयानों को सुनिए, उसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन की परिभाषा में आऊंगा। है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे,
और युवाओं का समावेश रहेगा, महिलाओं का समावेश रहेगा, सभी वर्गों का इसमें समावेश रहेगा। मापदंड तय नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमने पहले दिन आपको कहा था, विनेबिलिटी होगी, निष्ठा होगी, ये चीजें देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हुई। तो कुमारी शैलजा बता रही थी कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन होगा, गलत व्याख्या की गई होगी। आपने भी ध्यान से सुना, मैंने भी ध्यान से सुना, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मंत्री जी का टंग स्लिप हो गया या उन्होंने कोई गलत बात कह दी, लेकिन ऐसा नहीं था। सुलझे हुए मंत्री हैं, अनुभवी हैं। कुमारी शैलजा कुछ धर्म संकट में नजर आ रही थी, तब उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए इशारों में जो बातें कही, जो समझाने की कोशिश की, उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल मंत्री रवीन चौबे जी की इन बातों को समझने से पहले हमें करीब 10 दिन पहले उनके द्वारा दिए गए एक और वक्तव्य पर जाना होगा, जहां वो दावे के साथ कह रहे थे कि इसी हफ्ते प्रत्याशियों की पहली सूची आकर रहेगी। लगभग अधिकांश सीटों में चर्चा हो गया है। पहले चरण में आधे से ज़्यादा सीटों पे सिंगल नाम तय करके, कुछ में पैनल जरूर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी को अभी सौंपा जाएगा। संभावना है कि 8 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके तत्काल पश्चात सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 10 तारीख तक होने की संभावना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट हमें लगता है कि इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। मंत्री रवीन चौबे ने 10 दिन पहले बयान दिया था, कह रहे थे कि हफ्ते भर के अंदर सूची आ जाएगी। सूची तो नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा प्रश्नवाचक निशान लग गया है। इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसे समझने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे को समझना होगा, जहां उन्होंने जो बातें कही वो उनकी चित परिचित शैली थी, अलग अंदाज नहीं था, लेकिन कुछ बातें जो बहुत अलग की, उससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे रहने वाली है, किन मुद्दों पर गौर किया जाना है। अब मैं आपको संक्षेप में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के एक एक पहलू की तरफ लेकर जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को भाजपा ने विजय शंखनाद रैली का नाम दिया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए साफ तौर पर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस खनिज संपदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बहनों से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराब में ही घोटाला कर दिया। गाय के गोबर में ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि 50 साल पहले इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया। आज भी उसी नारे के साथ कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर उस समय कांग्रेस ने काम किया होता तो मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाजपा ने बिचौलियों को बाहर निकाला और लाभार्थियों को पूरा लाभ पहुंचाया। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक वक्तव्य खासा चर्चा में रहा। खासकर कांग्रेस के रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़ गया, जिसमें टीएस सिंहदेव बाबा ये कहते नजर आए कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से कभी छत्तीसगढ़ के लिए कोई भेदभाव नहीं किया गया। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव बाबा का बयान ऐसे समय में आया है जब छत्तीसगढ़ की समूची कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है और भेदभाव के आरोप लगा रही है। खासकर प्रधानमंत्री आवास जैसा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, जिसे लेकर टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोला था, अपने ही मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। और अब जो उनका ताजा वक्तव्य आया है, उससे जाहिर तौर पर आगे यह चर्चा दूर तक जाएगी। राजनीति से जुड़े इन वक्तव्यों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कौशल्या धाम बताया, भगवान श्री राम का ननिहाल बताया और सनातन संस्कृति बचाने की बात की और कहा कि मैं लोगों को जागरूक करने आया हूं। जब इस तरह से हिंदुत्व और सनातन की बात आती है तो जाहिर तौर पर उनके विरोधियों की
कान खड़े हो जाते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मौजूदा कांग्रेस सरकार राम वनगमन पत्र, गाय, गोबर और रामायण पर अपनी योजनाएं प्रस्तुत करती रही, उससे पहले कभी भी किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की किसी सरकार के द्वारा इतना आगे आकर भगवान राम और संस्कृति की चिंता करते हुए नहीं देखा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मामले में कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बदली है, वहां अच्छी तरह से पता था कि जिस तरह से 15 साल के वनवास के बाद सरकार बनी है, वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हिंदुत्व और दूसरे मुद्दों को लेकर काम करती है, वहां कांग्रेस ने भी अपनी चाल बदलने की कोशिश की। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो राजनीति के नब्ज को अच्छी तरह पकड़ते हैं, समझते हैं, और रायगढ़ की सभा में भी उन्होंने जो चुन चुन कर प्रहार किए, दरअसल वह सारे मुद्दे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में नजर आने वाले हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से इतना तो स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के आरोप पत्र प्रस्तुत किए हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी घपले घोटालों के मुद्दों को लेकर जो फिलहाल परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है, उसके माध्यम से भी तैयारी चल रही है। लेकिन जब चुनाव अपने परवान पर होगा, पूरे शबाब पर होगा, तब भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों को सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों से कहीं आगे यहाँ की जनता को भी और यहाँ के नेताओं को भी चिंता इस बात की ज़्यादा है कि कैंडिडेट कौन होगा, प्रत्याशी का चेहरा कैसे होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 17 अगस्त को ही अपनी पहली सूची जारी कर दी, उससे जाहिर तौर पर मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची कब तक आएगी, तीसरी सूची कब आएगी, प्रत्याशी कैसे होंगे, वो तेवर भी समझ में आ गए। क्योंकि 21 नामों की जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जारी की, उसमें 16 नए चेहरे थे। आने वाले समय में ऐसे ही नए चेहरों को लेकर केंद्रीय स्तर पर जो काम हो रहा है, बीते 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, वहां से निकलकर जो बातें हम तक आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के इरादे एकदम साफ है। डॉक्टर रमन सिंह पर विशेष दबाव बनाया जा रहा है। वो दबाव किस तरह का है, सारी चीज़ें आकार, रंग और रूप में नहीं दिखाई देती, सारी बातें मीडिया में नहीं आती, अंदर खाने की ढेर सारी बातें हैं। संकेतों की भाषा को हम बखूबी समझते हैं। वैसे डॉक्टर रमन सिंह के मान सम्मान में कहीं कोई कमी की गई हो, ऐसा स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है। पहले डॉक्टर रमन सिंह अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब उनके साथ सरोज पांडे के अलावा लता उसेंडी जैसी कहीं जूनियर आदिवासी नेता को उनके समकक्ष लाकर खड़ा किया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो संकेत दिए, जो संदेश दिए, उससे ही इरादे साफ हो गए हैं। वैसे इशारा तो अगस्त 2021 में मिल गया था। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उनके इस बयान के कुछ दिन के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि भाजपा में कई चेहरे हैं, एक छोटा चेहरा मेरा भी। दरअसल वो एक मौका नहीं था, ऐसे कई और मौके आए, ढेर सारे मौके आगे भी आते रहेंगे। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर जिस तरह से कसावट ला रहे हैं, जिस तरह से वो एक के बाद एक अपनी नीतियों को जमीन पर लाने में सफल हुए हैं, उससे जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक अलग संचार हुआ है, आशा की किरण जगी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। जो फासला था कांग्रेस और भाजपा में, वो अब कहीं कम होता नजर आ रहा है, बल्कि अधिकांश स्थानों पर नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। ऐसे ही हालात यदि बने रहें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ होने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे और कुमारी शैलजा के बयानों को भी सुना और उन राजनीतिक बयानों के अर्थ को भी आपने गहराई से महसूस किया होगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, राजनीति की सूचिता के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और लगातार हमें संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विधानसभा की तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद लोकसभा के भी चुनाव है। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिनों का अपने आप में ये विशेष सत्र पहली बार बुलाया गया है और इस सत्र के माध्यम से एक देश एक चुनाव की जो परिकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है, उसकी जद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे वो तमाम राज्य आने वाले हैं, जहां यह संभावना बलवती हुई है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं। फिलहाल ये कयासी है, लेकिन यह संभावना 50-50 वाली बनी हुई है। इस पर भी हमारी नजर बनी है। हमारी कोशिश होती है कि राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक लेकर आए जिसका सीधा सरोकार
आपसे है अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें जो आम तौर पर आप तक नहीं पहुंचती, उन्हें लाने की कोशिश होती है जिससे राजनीति में आपकी रुचि बने। अच्छे लोग राजनीति में यदि नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का इसमें कब्जा रहेगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। पिछले कुछ समय से तकनीकी और निजी कारणों से मैं आप तक रूबरू नहीं हो सका। विशेषज्ञ का ये सफर लगातार आपके लिए बना रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।